गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम 12th के फिजिक्स के है ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हम बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन है ना एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों है ना अल्फा कण आदि को हम क्या करेंगे, आवेशित कर गति प्रदान करेंगे, तो त्वरित करेंगे है ना। गति प्रदान करने को यहाँ पर क्या बोला गया है? त्वरित करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आया बात समझ में? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग करके हम किसको करेंगे, देखिए प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, अल्फा कण आदि को है ना आदि आवेशित कणों को हम क्या करेंगे, त्वरित करेंगे। ठीक है, इनका देखिए सबसे पहले निर्माण है ना सर्वप्रथम सन 1932 में किसने किया था? ई लॉरेंस ने किया था। ठीक है, इनका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? 1932 में ई लॉरेंस ने किया था। यहाँ पर देखिए इसका प्रिंसिपल, इनका सिद्धांत क्या है ना। साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है ना, तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है, तो बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है ना। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डीज है ना, डीज की कल्पना कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका डीज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास है ना आपका क्या है, ये चित्र में क्या दिख रहा है आपका, ये डी आकार का कोई खोखला गोला है ना। इनको हम दो भाग में बांट दिए हैं और यहाँ पर देखिए प्लस आवेशित कण है ना। कौन है यहाँ पर? प्लस आवेशित कण। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस पर जैसे ही हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या रखा गया, देखिए यहाँ पर विद्युत दोलित्र लगाया गया है, ये विद्युत दोलित्र लगाया गया है। और ये देखिए दोनों डीजों को हम क्या करेंगे, दोनों डीजों के मध्य यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, चुंबक लगा देंगे है ना। मतलब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में रखेंगे है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र का काम क्या हो जाएगा, आवेशित करने का, और चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से यहाँ पर आवेशित कण पहले तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ पर देखिए डीज D1 और D2 है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। कौन से आवेश से आवेशित है? प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। क्यों? तब यहाँ पर देखिए पहले डीज D1 धनात्मक विभव पर और डीज D2 ऋणात्मक विभव पर होता है। तो आप जानते हैं कि दो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, तो माइनस है ना, प्लस क्यू आवेश किधर जाएगा, माइनस की ओर जाने लगेगा, और माइनस की ओर जाने लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें विद्युत क्षेत्र भी लगा हुआ है ना, और चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर उसको एक क्षेत्र जो है इसको क्या करेगा, वृत्तीय मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, और जैसे देखिए प्लस क्यू आवेश D2 से जैसे बाहर निकलने वाला होगा उस समय अब D2 धनात्मक विभव पर और D1 क्या होगा, ऋणात्मक विभव पर होगा। इस तरह बढ़ी हुई त्रिज्या के साथ वो क्या करेगा, D1 में प्रवेश करेगा। ठीक है ना। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए बढ़ी हुई त्रिज्या और बढ़ी हुई गति के साथ इस तरह यह प्रक्रिया लगातार चलता रहेगा है ना, और लगातार इनका वेग और इनकी त्रिज्या में क्या होता रहेगा, वृद्धि होता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक स्थिति ऐसे आएगा कि ये लगातार गति करते करते यहाँ पर देखिए गति करते करते अब इनके पास देखिए और कोई स्पेस है क्या डीज में? नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया है ना। तो ये यहाँ पर क्या देखिए हम डीज इसलिए कह रहे हैं है ना, हम डीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आपका है ना आकार है ना, ये जो प्लेट है इनका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर के समान है, इसलिए इसे हम डीज कह रहे हैं। ठीक है, इनके बाद देखिए सिद्धांत एवं कार्यविधि। तो यहाँ पर देखिए सिद्धांत एवं कार्यविधि के लिए माना, ठीक है, माना किसी क्षण आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धन आयन उत्पन्न होता है। तो ये देखिए यहाँ पर आयन स्रोत को हम रखे हैं, इससे कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का और प्लस q आवेश है ना का क्या हो रहा है, धन आयन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उस समय मैं पहले ही बता दिया हूँ कि D1 ऋणात्मक विभव पर है ना, और पहले धनात्मक विभव पर और D2 ऋणात्मक विभव पर है ना। ये क्रम चेंज हो सकता है। ठीक है, यदि D1 ऋणात्मक पर होगा और D2 धनात्मक पर होगा तो D1 कहाँ है ना, आवेश कहाँ पर प्रवेश करेगा, पहले D1 पर है ना। मतलब जो ऋण आवेश जहाँ पर रहेगा है ना, वहाँ पर पहले है ना
जो डिश ऋणात्मक विभव पर रहेगा वही है ना, उसी पर क्या हो जाएगा, आवेश जो है पहले प्रवेश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर इसमें बोल दिया गया, मैं आपको D2 को क्या बताया था, ऋणात्मक, और इसमें D1 को धनात्मक, लेकिन आपके बुक में क्या बता दिया गया, D1 ऋणात्मक विभव पर है ना, और D2 धनात्मक विभव पर, मतलब पहले किस में प्रवेश करेगा, वो D1 में प्रवेश करेगा। किस में प्रवेश करेगा, D1 में, उसके उपरांत वो D2 में प्रवेश करेगा। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या, नहीं हो रहे है ना। ठीक है, इतनी बातें आ गया समझ में। इसके बाद देखिए D1 में प्रवेश करता है, उस पर कोई विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता। अब उस पर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र उसके मार्ग में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, उसकी त्रिज्या बढ़ा देगा, उनके चाल को भी बढ़ा देगा। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए लॉरेंज बल लग जाएगा यहाँ पर, F = QVB sin थीटा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए कैसे इस डिश के कैसे अभिलंबत प्रवेश कर रहा है, और अभिलंबत होता है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो यहाँ पर sin 90 डिग्री = कितना हो जाएगा, sin 90 डिग्री = यहाँ पर sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए है ना, F = QVB sin 90, और sin 90 का मान 1 होगा तो QVB है ना। F क्या है, उस पर अप्लाई किया गया फोर्स है, F क्या है आपका बल है, Q आवेश है जो क्या कर रहा है, त्वरित हुआ है, V उसका वेलोसिटी उनका वेग है, और B यहाँ पर लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है ना, B क्या है, लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये जो कण है सर्पिलाकार पथ में गति कर रहा है, और सर्पिलाकार पथ में गति करने के लिए क्या होना चाहिए, अभिकेंद्र बल का होना आवश्यक है, अभिकेंद्र बल है ना, कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो वो देखिए अभिकेंद्र बल आप जानते हैं, यहाँ पर अभिकेंद्र बल, ठीक, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है भाई, अभिकेंद्र बल है ना, अभिकेंद्र बल बराबर ये देखिए क्या होता है, mv²/r। सपोज यहाँ पर इसकी त्रिज्या हम क्या करें, ये देखिए इसकी त्रिज्या को हम मान लें r, m तो द्रव्यमान पहले बोल दिए हैं, v इसकी वेलोसिटी पहले ही बोल दिए हैं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए mv²/r। अब चूंकि देखिए यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ये भी आपका बल का ही मान है, और यहाँ पर ये भी बल का मान है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, QVB = mv²/r कर सकते हैं। ये देखिए एक v से एक v कटेगा है ना, और क्या कट जाएगा भाई, यहाँ से हम क्या मान निकालना चाहें, यहाँ से हम निकालना चाहेंगे है ना, तो क्या बचेगा, देखिए QB = mv/r है ना। अब यहाँ पर चाहो तो आप b का मान निकालो, चाहे q का मान निकालो, चाहे r का मान निकालो। ठीक है, ये मान निकलेगा। यहाँ पर देखिए किसका मान निकाला गया, देखिए त्रिज्या का मान निकाला गया, किसका मान निकाला गया, त्रिज्या का। तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए mv/qb है ना, mv/qb। आए इतनी बातें समझ में। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लिए, त्रिज्या का, किसका मान निकाल लिए, त्रिज्या का। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। देखिए इसी को बोला गया, देखिए स्पष्ट है कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या, स्पष्ट है कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या किस पर निर्भर करता है, r का मान हमारा आया mv/qb, मतलब यहाँ पर देखिए त्रिज्या किस पर निर्भर कर रहा है, वेलोसिटी पर निर्भर कर रहा है ना। जितना ज़्यादा वेग से आयन गति करेगा उतना ही अधिक क्या होगा, उसका त्रिज्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्या बढ़ने पर वेग भी बढ़ेगा, या वेग बढ़ने पर त्रिज्या भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या करना है भाई, चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आयन है वो डीज में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और प्रत्येक डीज में वो कितना गति कर रहा है, आधा वृत्त गति कर रहा है। ये देखिए प्रत्येक डीज में यहाँ पर आधा, फिर यहाँ पर आधा, मतलब अर्धवृत्त तय करने में लगा समय आधा, और आधा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा है ना। लेकिन देखिए इस आधा वृत्त तय करने में जितना समय ले रहा है, दूसरे डीज में भी उस आधा वृत्त तय करने में उतना ही समय ले रहा है ना। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल
होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, टी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर। भाई पूरी वृत्त की, पूरा वृत्त के लिए परिधि 2 पाई आर, लेकिन आधा वृत्त के लिए पाई आर, 2 से उसको भाग दे दिए। और चाल कितना है उसका b है ना, चाल कितना है उसका b। अब यहाँ पर देखिए r है ना, यहाँ पर क्या है आपका r, और r का मान हम निकाले थे अभी, तो यहाँ पर r का मान रखेंगे तो पाई अपॉन v इंटू क्यू बी अपॉन कितना, सॉरी एम वी अपॉन क्यू बी, है ना, कितना हुआ था एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, ये जो है यहाँ पर टी बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, पाई आर अपॉन टी बराबर कितना, पाई आर अपॉन वी, है ना। तो टी बराबर यहाँ पर हम किसका मान रख देंगे भाई, किसका मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे। तो आर का मान जो होगा, ये जो आर है इसका मान रखेंगे तो एम वी अपॉन कितना, क्यू बी। यहाँ पर कट जाएगा देखिए, बी से बी कटेगा तो आपके पास आएगा देखिए पाई एम, है ना, अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू बी। ये बी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए, ये समय आ गया, क्या आ गया, समय। अब देखिए ये जो समय है, समय को आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आर है क्या, नहीं है ना, वी है क्या, वी है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए प्रत्येक अर्धवृत्त तय करने में, ये जो आपका डिश था ना, ये जो आपका क्या था, डिश था, उसको प्रत्येक अर्धवृत्त तय करने में लगा समय क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, चाहे कितना भी बड़ा वृत्त, है ना, कितना भी बड़ा दूरी तय करे वो, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आया, आगे देखिए, आया ना। अब देखिए टोटल वृत्त तय करने में, टोटल दूरी तय करने में लगा समय, सपोज टी लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, टी आधा समय प्लस आधा समय, आधा वृत्त में लगा समय प्लस आधा वृत्त में लगा समय, तो कैपिटल टी बराबर टोटल आवर्त काल के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आवर्त काल, है ना। तो आवर्त काल के बारे में बात करें तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2t, और टी का मान कितना है देखिए, टी का मान कितना है भाई, पाई एम अपॉन कितना, क्यू बी। मतलब यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। ये देखिए जिसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए 2t, टी बराबर 2t, है ना, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी फाइंड किया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या चीज, ये देखिए अनुनाद की स्थिति में यहाँ पर साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है ना, किस शर्त पर कार्य करता है कि विभवांतर लगाएगा, विभवांतर की आवृत्ति और धनायन की परिक्रमा की आवृत्ति क्या हो, बराबर हो। जितना विभवांतर हम लगा रहे हैं, जितना दौलित्र में हम क्या कर रहे हैं, दौलित्र से विभवांतर लगा रहे हैं नहीं, तो उसकी आवृत्ति और धन आयन की आवृत्ति, धन आयन की आवृत्ति न्यू एंड न्यू जीरो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब ये आ गया। अब आवृत्ति क्या होता है, आवर्त काल का उल्टा होता है, आवृत्ति आवर्त काल का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, न्यू बराबर 1/t, आवृत्ति आवर्त काल का उल्टा हो गया, तो न्यू और न्यू जीरो बराबर है। और टी का मान अभी मैं निकाल के बताया था आपको, कितना बताया था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी बताया था। तो मेन अपॉन ये है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। कौन ऊपर जा रहा है भाई, कौन ऊपर जा रहा है, क्यू बी। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्यू बी अपॉन कितना, 2 पाई एम। आया बात समझ में, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये किसका मान आ गया, न्यू जीरो का मान आ गया, है ना, ठीक है, धन आयन की आवृत्ति आ गया। अब यहाँ पर देखिए धन आयन की अधिकतम, ये देखिए धन आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो धन आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मीन्स आपके पास मैक्सिमम कौन होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप बात किए थे क्यू वी बी, है ना, बराबर क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए देखिए भाई, अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगा, जब वेलोसिटी v मैक्सिमम होगा, है ना। और जब v मैक्सिमम होगा तो r भी मैक्सिमम होगा, त्रिज्या भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देखिए v का मान तो ये कटेगा, है ना, v कटेगा। ये देखिए इसमें क्या कर दिया गया है, ये यहाँ पर
ये देखिए V मैक्सिमम टू V मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ये देखिए यहाँ पर एक V मैक्सिमम बचेगा, 2 बार है तो, है ना, 2 बार है तो V मैक्सिमम ये बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया QB, है ना, QB, और ये देखिए ये R क्या है आपका अपॉन में है, वो मल्टीप्लाई में चला गया, और M यहाँ पर था, है ना, वो कहाँ चला गया, डिवाइड में। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बात करना, अधिकतम गतिज ऊर्जा के बारे में बात करना है। यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो v मैक्सिमम का मान आपके पास है क्या, QBR मैक्सिमम अपॉन m, तो उसका देखिए v का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये आपका हाफ क्या हो जाएगा m² v² r² अपॉन m²। तो ये देखिए यहाँ पर m का जो स्क्वायर आएगा और ये m है, ये m का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर m और ये स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, एक m बचेगा, है ना। तो यहाँ पर E मैक्सिमम इज इक्वल टू Q² B² और R² मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 और ये वाला आपका m। आया बात समझ में कि नहीं आया, है ना। अब यहाँ पर देखिए धन आयन द्वारा पूर्ण की गई परिक्रमाओं की संख्या, अब कितनी परिक्रमा करता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बात करें, ई मैक्सिमम 2, यहाँ पर सपोज वो क्या करता है, n परिक्रमा कर लेता है, सपोज कितनी परिक्रमा कर लेता है, n, है ना। ऐसे घूमते घूमते वो टोटल कितने बार घूम जाता है, n बार, है ना। ठीक, n का मान कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 12 15 50 हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए ई मैक्सिमम बराबर, यहाँ पर सूत्र है देखिए 2NQV, V आपका यहाँ पर वोल्टेज स्रोत। अभी तक हम स्मॉल v के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम कैपिटल V के बारे में बात कर रहे हैं, और V जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं वो वोल्टेज है। अभी तक वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए E मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखिए है ना, हम क्या करेंगे, देखिए E मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये तो आपका पहले से हम इनको फाइंड कर लिए हैं, है ना, E का मान जी। तो यहाँ पर देखिए ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 2NQV है, और यहाँ पर ई मैक्सिमम इज इक्वल टू Q² B² R मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2m है कि नहीं, है ना। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, बराबर कर दिए। तो यहाँ पर हमको n का मान निकालना है, तो बाकी को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो केवल n बस रह जाएगा, और इधर q, देखिए दोनों तरफ क्या है, q है, ये q है नहीं, q से q कटेगा, तो यहाँ पर QB² R² अपॉन क्या बचेगा, ये देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और आ जाएगा आपका कौन आ जाएगा, m, और आ जाएगा आपका v, यहाँ पर v है ना भाई, तो ये v भी तो आएगा कि नहीं आएगा, v भी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, देखिए ये जो है वो आपका क्या धनावेशित है ना, धनावेश द्वारा पूर्ण की गई परिक्रमाओं की संख्या है। इसके बाद इसकी सीमाएं क्या, देखिए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, और उसको थोड़ा सा भी हम क्या करें, गति प्रदान करें, तो इनकी गति बहुत तेज हो जाती है, और इसमें हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन के माध्यम से, ठीक है ना। इनके बाद है ना, साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये इनकी सीमाएं हैं। साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों को हम त्वरित नहीं कर सकते, ठीक है। इनके बाद यहाँ पर देखिए इनके कुछ उपयोग हैं। उपयोग क्या है, देखिए उपयोग में यहाँ पर रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। ठोसों में आयनों को रोपित करने, है ना, कर उसके गुणों को सुधारने में भी हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। और पदार्थों के संश्लेषण में भी साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं, और त्वरित ऊर्जा युक्त कणों को प्राप्त करने में, है ना, हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। आया बात समझ में, ठीक है। ये आपका मोस्ट IMP है, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करके रखना है, और इस साल आएगा ये क्वेश्चन जो है, ठीक है।